अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमरान सुल्तान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली का सफर। नाज़रीन, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज वजीर आजम इमरान खान और उनकी हुकूमत को एक बार फिर आड़े हाथों लिया। उन्होंने इमरान खान को एक बार फिर सेलेक्टेड वजीर आजम करार देते हुए कहा कि इमरान खान तो शौकत अजीज से भी गए गुजरे हैं, वो बाइख्तियार वजीर आजम नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब नया इलेक्शन होगा लेकिन तारीख नहीं दे सकते। आसिफ जरदारी ने अपोजिशन के यकजा होने का सेहरा इमरान खान के साथ दीगर कुव्वतों को भी दिया। अब ये दीगर कुव्वतें कौन सी हैं, इसकी उन्होंने वजाहत नहीं की। आसिफ जरदारी ने कहा कि सानेहा साहिवाल पर वजीर आला और वजीर आजम को मुस्ताफी हो जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने इमरान खान को सिंध आने का मशवरा भी दिया और कहा कि आए और देखें कि सिंध में कितनी तरक्की हुई है। फिर उन्होंने तहरीक इंसाफ के एक अहम इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही के हवाले से अहम बात की और कहा कि परवेज इलाही बहुत ज्यादा होशियार हैं, पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। उन्होंने मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कहा कि नेशनल एक्शन प्लान कहां है। मिलिट्री कोर्ट को मैं ही नहीं, मियां नवाज शरीफ भी सपोर्ट नहीं करते। लोगों को लटकाने से अमन नहीं आता। और फिर उन्होंने इमरान खान पर इल्जाम लगाया कि वो इख्तिदार में एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए हैं और मेरे खिलाफ जो हुआ वो किसी के कहने पर हुआ। अब वो कौन है, ये भी उन्होंने नहीं बताया। इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल के लिए तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा फैयाजुल हसन चौहान से बात करते हैं। तो फैयाजुल हसन चौहान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। जरदारी साहब का आपने इंटरव्यू आपकी नज़र से गुजरा होगा, बहुत उन्होंने सख्त अल्फाज जो हैं इस्तेमाल किए आपकी हुकूमत के बारे में और इमरान खान वजीर आजम के बारे में। उनका कहना है कि इमरान खान जो है एक सेलेक्टेड वजीर आजम है, शौकत अजीज से भी गए गुजरे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि वो इमरान खान को किसी सूरत बाइख्तियार वजीर आजम नहीं मानते। इन लोगों से तो टैक्स तक इकट्ठा नहीं हो रहा। क्या कहेंगे चौहान साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, आसिफ जरदारी साहब पिछले कई माह से जब से हुकूमत कायम हुई है इस किस्म की दुर्फतनियां जो है ना वो छोड़ते रहते हैं और मैंने उसके ऊपर अक्सर यही जवाब दिया है कि अगर इमरान खान साहब सिलेक्टेड हैं तो आसिफ जरदारी साहब से पूछा जाए कि क्या आप पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान पास करके सदर पाकिस्तान लगे थे या आपने CSS का एग्जाम पास किया था तो आप सदर पाकिस्तान लगे थे? बिल्कुल सिलेक्टेड हैं, आवाम की तरफ से सिलेक्टेड हैं। आवाम ने वोट के जरिए से, अपने मैंडेट के जरिए से वजीर आजम साहब को इक्तदार दिलाया है। अब इमरान खान साहब का इक्तदार इनको पसंद क्यों नहीं आ रहा? उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब का इक्तदार की वजह से इनकी पिछले 10 साल की वो मिसाक जमहूरियत और मजाक जमहूरियत की छतरी तले मुफाहमत की जो सियासत थी, जिस मुफाहमत की सियासत का पहला असूल ये था कि लोगों को दिखाने के लिए हमने तितर और बटेर की तरह लड़ना है लेकिन अंदर से हमने चांद और चकोरी की तरह का प्यार मोहब्बत रखना है। ये नवाज शरीफ और नून लीग के साथ इनका ये एजेंडा था। लोगों को दिखाने के लिए लड़ते थे, अंदर से एक थे, एक दूसरे की हर नेगेटिव एक्टिविटी को जो ना ये शेल्टर देते थे, हर किस्म के जुर्म को जो ना ये सरपरस्ती करते थे एक दूसरे की, हर किस्म की करप्शन को, बदयांती को, मनी लॉन्ड्रिंग को, कत्लो गारतगरी को ये एक दूसरे की अंदर से सपोर्ट करते थे। तो अब इक्तदार आया है इमरान खान साहब का, जिसके तहत अब ना मुफाहमत की सियासत है ना मजाक की जमहूरियत है और अदारे जो है ना उन्होंने पेच ऐसा कसा हुआ है ना एहतसाब का कि इनकी चीखें निकल रही हैं। चीखें जमीन से भी सुनाई दे रही हैं, जमीन की मखलूक को भी और जो है आसमानी मखलूक जो है ना और मरीख की मखलूक को भी सुनाई दे रही हैं। इस वजह से इमरान खान साहब इनको बुरे लग रहे हैं, PTI के इक्तदार इनको बुरा लग रहा है। इनको नजर आ गया है कि अगले 2-3 माह के अंदर अंदर इनका करम क्रिया हो जाएगा और इनकी सियासत का और इनकी मुस्तकबिल के जो है वो दौलत का और इक्तदार का धड़न तख्ता पक्का हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे सर कि वो पक्का जो है धड़न तख्ता हो जाएगा। यहाँ पे इनका ये कहना है कि इस वक्त ऑपोजिशन जो मिल रही है आपस में, जो यकजा हो रहे हैं और इस यकजा होने में इसका क्रेडिट वो इमरान खान और दीगर कुव्वतों को देते हैं। बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ वो कहते हैं कि अब इलेक्शन होगा लेकिन फिलहाल वो इलेक्शन का टाइम नहीं बता सकते। बिल्कुल ठीक कहा जरदारी साहब ने कि ये जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है ये इमरान खान साहब की वजह से ही हो रही है, लेकिन इकट्ठी हो रही है ना उसके ऊपर एक बड़ा दिलचस्प नहीं, वो साथ में दीगर कुव्वतें भी कह रहे हैं, कुछ दीगर कुव्वतें भी कह रहे हैं खान साहब के साथ। मैं बताता हूँ आपको, ये जो अपोजिशन इकट्ठी हुई है ना
इस पे बड़ा दिलचस्प जो है ना एक शेर जो है ना वो मज़दाक आता है कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। असल में इन सारों का गम भी एक है और कहानी भी एक है। इनकी कहानी करप्शन की है और गम एहतसाब का है। बस ये इसी कहानी और इसी गम और इसी करप्शन और इसी एहतसाब के चक्रों में ये सारे इकट्ठे हो गए। लेकिन ये गम किसने दिया और ये कहानी किसने शुरू की? ये इमरान खान साहब की क़यादत में जनाब इनका एहतसाब शुरू हो रहा है। इनकी करप्शन की कहानी को पकड़ा जा रहा है, उसको खोला जा रहा है, उसका एक एक बाब जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम को सुनाया जा रहा है कि किस किस अंदाज से कैसे कैसे इन्होंने इस मुल्क को लूटा है, इन्होंने किस किस अंदाज से लांचों में पैसे, सोना, चांदी, डॉलर लाद के जना खरबों डॉलर एयान अलियों की तरह और बट्टों की तरह जना इन्होंने बाहर के मुल्कों में भेजा है। ये तो सारी चीजें जो है ना ये करप्शन की कहानी और करप्शन के बाद इमरान खान साहब की क़यादत में पीटीआई की हुकूमत इनके खोल रही है, तो बुरा तो लगेगा। लेकिन वो तो अब आगे की बात कर रहे हैं ना, जो आगे उनके बकौल जो आगे होना जा रहा है वो ये कह रहे हैं कि सियासी कोई भी मुतबादिल हो, कम से कम इमरान खान जो है वो सेटअप में नहीं होंगे। मजीद उनका ये भी कहना था कि मेरे खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है वो किसी के कहने पर हो रहा है और आपकी जो मेन पॉलिसीज हैं, जिस तरीके से आप चाह रहे हैं कि बाहर से लोगों को पाकिस्तान लेकर आए, सरमाया लेकर आए, उसको वो 180 डिग्री पे उसकी मुखालफत करते हैं। उनके नजदीक बाहर से सरमाया लेकर आने वालों के हक में वो नहीं है। जो बाहर से $1 लेकर आएगा वो यहां से $10 लेकर भी जाएगा। ये बड़ा बुनियादी फर्क इस वक्त वो कर रहे हैं आपकी पॉलिसी से। असल में आसिफ जरदारी साहब जो इस वक्त नजूमी बने हुए हैं, इनसे इनको मैं एक बड़ा दिलचस्प जो है वो एक लतीफा सुना देता हूँ। एक दफा एक बंदा इसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब की तरह नजूमी की दुकान खोल के ना वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। एक बंदा आया, उससे खींच के थप्पड़ मारना शुरू कर दिया उस नजूमी को। नजूमी ने पूछा मुझे क्यों मार रहे हो? तो उस बंदे ने कहा तुम नजूमी नहीं हो? उसने कहा हाँ मैं नजूमी हूँ। तो बंदे ने कहा तुझे नहीं पता था कि अभी तुझे मार पड़नी है जरा? तो मैं जरदारी साहब से कहूंगा कि जी आप इल्मुल नजूम और ये फाल जो निकालने लगे हो ना हर रोज इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ और इमरान साहब के खिलाफ, इतने बड़े आप नजूमी थे तो आपको पहले नहीं पता था कि आपके खिलाफ ये सारा एहतसाब का केस स्टार्ट होगा, आप खोते खूह लगेंगे, आप खुडे लाइन लगेंगे, आप जनाब पाबंदे सलासल होंगे, आप जेल में जाएंगे। आपको पहले अपने मुतल्लिक नहीं पता था? जो हमारा मुस्तकबिल आप बताते फिर रहे हैं, तो हमारा मुस्तकबिल बताना छोड़ दें। हमारा मुस्तकबिल अल्लाह पाक के करम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी और इमरान खान साहब का भी बड़ा ताबनाक है, बड़ा रोशन है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान चौहान साहब एक नई डायमेंशन दी, जो सर जो जाली अकाउंट्स केस इस वक्त चल रहे हैं उसके ऊपर एक नई डायमेंशन उन्होंने दी, एक नई सोच दी है, कुछ रेफर भी उन्होंने दिया है कुछ बिजनेस कम्युनिटी का कि पाकिस्तान में बगैर जाली अकाउंट्स के कारोबार हो ही नहीं सकता। लोगों के इस वक्त तक उन्होंने कहा कि 8 या 9 लाख के करीब जाली अकाउंट्स हैं उसके, और उनके ऊपर भी जो केस है अदालत में वो फेस करेंगे, वो साबित करेंगे कि पाकिस्तान में बगैर जाली अकाउंट के काम हो ही नहीं सकता। ये बिल्कुल मतलब इसके ऊपर अगर हाथ डाला गया तो ये बड़ा इससे लॉस होगा। अब आप इस पे ऊपर अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे, नऊज बिल्लाह कहेंगे, क्या कहेंगे? पूरी पाकिस्तानी कौम और जो शरीफुल नफ्स आदमी है, जो शरीफुल नफ्स इंसान है, वो आसिफ जरदारी साहब का ये जस्टिफिकेशन और ये तोजी सुनने के बाद नऊज बिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह ही कर सकता है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे शख्स के हवाले से आप और मैं देखें हम टाइम जाया करने लगे हुए हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं कि जो ओपनली कहता है कि जाली अकाउंट्स बनाए बगैर मुल्क में जरा वो तरक्की नहीं होती। ये मुल्क का सदर रहा है, ये मुल्क का सदर रहा है। मैं कहता हूँ शर्म से मेरा सर झुक रहा है जो आप ये बता रहे हैं ना कि उसने कहा है कि जाली अकाउंट्स के बगैर ना कारोबार चलता है, ना निज़ाम मुल्कियत चलता है और ना निज़ाम कारोबार चलता है। तो जनाब ऐसे क्रिमिनल लोग, बदकिस्मती है हमारी कि इस मुल्क के सदर रहे हैं। क्यों? मुल्क दुश्मन ताकतों की शय पे, बैरूनी ताकतों की शय पे जना ये हमारे सरों पे मुसल्लत किए गए, झूठी जनाब वसीयतों के सर पे। ये भी सुन ले आपके जना इस प्रोग्राम में मैं बता दूं आपको, इस मीडिया जना इस वीडियो बीपर के जरिए से, मार्क सीगल जो है ना वो बेनजीर भुट्टो साहिबा का वकील था। उसने अपनी किताब के अंदर और अपने कई इंटरव्यूज के अंदर ये बयान किया है पिछले 10 सालों में। उसने कहा कि बीबी ने क्लियर कट जो है वो इनको अपने हिसाब से दूर कर दिया था आसिफ जरदारी को। अनरिटन अनऑफिशियल तलाक हो चुकी थी। बीबी को इनका चेहरा जो है ना वो पता चल चुका था। बीबी ने अपने बेटे बिलावल को एक फोन करके क्लियर कट ये मैसेज दे दिया था 2007 के शुरू में कि अपने बाप से डिस्टेंस रखो, ये क्रिमिनल है। इसने अपनी बीवी की जाली वसीयत लाके पहले ये जनाब मौसूफ जो है वो चेयरमैन बने, उसके बाद सदर पाकिस्तान बने। ये 22 करोड़ आवाम की बदकिस्मती है कि ऐसा फर्द हमारे ऊपर
जो है वो इक्तदार में रहा है कि जो खुलेआम कहता है कि जाली अकाउंट्स के बगैर कारोबार नहीं चलते, तो ऐसे शख्स के मतलब अब क्या कहेंगे ना। हाँ, अंजाम इनका बहुत बुरा है, ये सुन लें। वो तोता फाल निकाल रहे हैं ना आजकल आसिफ जरदारी साहब, तब से भी ये सुन लें कि अंजाम बहुत बुरा है। पैगाम रहो। अच्छा, 18वीं तरमीम के हवाले से कहते हैं कि 18वीं तरमीम को अगर कोई रोकने का सोचे तो वो सियासतदान हो ही नहीं सकता जो 18वीं तरमीम के खिलाफ बात करे। और उनका कहना है कि आप लोगों के पास कोई विजन नहीं है और कोई आप लोगों की तैयारी भी नहीं है इस हवाले से। अल्लाह पाक का करम है, इमरान खान साहब की क़यादत में पिछले 5 माह के अंदर हर आने वाला दिन पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत का और पाकिस्तानी माशरे का बेहतरी की तरफ जा रहा है। इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मॉरली, इंटरनली, एक्सटर्नली, हर हवाले से। और पाकिस्तान जनाब उस दिवालियापन से निकलकर अब इंशाल्लाह तामीर और तरक्की के फेज पे जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये इनसे हजम नहीं हो रहा। लेकिन जरदारी साहब से कहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को बड़ा टफ टाइम दिया आज बिजनेस कम्युनिटी ने असद उमर को। सर, असद उमर साहब को जितना मर्जी टफ टाइम दे दें, असद उमर साहब एक जीनियस, एक कॉम्पिटेंट, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। वो चोर और डाकू नहीं है। ये चोर और डाकू जो है ना, ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के नुमाइंदे नहीं है असद उमर साहब। ठीक, ऑल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन। वो कहते हैं भाई कि आप लोग हमेशा ये बात करते हैं, कभी सिंध आके देखें, आपने कभी सिंध में तरक्की की बात नहीं की, सिंध में तरक्की देखी नहीं, आए और देखें सिंध में कितनी तरक्की हुई है। सुने, सिंध में तरक्की इतनी है कि हर साल थर के अंदर 4000 बच्चा मरता है। 10 साल 12 साल से ये रूटीन है। ये तरक्की का आलम है। तरक्की का आलम यह है कि एयान अली 85वां विजिट कर रही थी तो पकड़ी गई थी। उससे पहले 84 विजिट कर चुकी थी, 6-6, 10-10 करोड़ रुपए की जना मनी लॉन्ड्रिंग के, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के पैसे। और उनका पीए मुश्ताक जो है ना वो नायब कासिद और उर्दली बन के जो है ना उसके बैग उठा के जो है वो अंदर जा रहा था। छोड़े इन बातों को। आसिफ जरदारी साहब को कहिए तोता फाल निकालना छोड़े, नजूमी बनना छोड़े, अपने मुस्तकबिल की फिक्र करें। सानिया साहिवाल पे सर, सानिया साहिवाल पे कहते हैं कि इस पे प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए था। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब जो है वो बड़े जीरक सियासतदान है और थोड़ा होशियार रहे क्योंकि पंजाब में जो है वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है आप लोगों की तरफ भी। देखें जी, एक बात तो बड़ी जबरदस्त उन्होंने कही है, इसमें कोई शक नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब बड़े जीरक सियासतदान है। और एक बात मेरी तरफ से भी वो सुन लें आसिफ जरदारी साहब कि चौधरी बरादरान इतने समझदार और इतने विजनरी पॉलिटिशियन है। उन्हें पता है कि दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि पीटीआई का और उनका दोस्त कौन है मुश्तरका और उनका दुश्मन कौन है मुश्तरका। बस इतना ही मैं कहूंगा। अच्छा, लेकिन उन्होंने जो प्रिसाइसली वर्ड इस्तेमाल किया था वो होशियार का था कि चौधरी मैंने जो जवाब दिया आपने समझा नहीं है। मैं समझ गया। चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब से ज्यादा धड़ेबाज, जरूरतमंद, जीरक, सीजन पॉलिटिशियन कोई नहीं है। ये बात सुन लें। और उन्हें अच्छी तरह पता है उनका दोस्त कौन है, उनका दुश्मन कौन है। ये वर्ड धड़ेबाज को मैं एडजेक्टिव में मैं कहां पे रखूं? किसी की अच्छाई में उसमें रखूं या कहां रखूं लफ्ज धड़ेबाज? अच्छाई में। अच्छा, धड़ेबाज है। उन्हें पता है कि इस वक्त जो हमारी एक किश्ती है, उस किश्ती की जना या हमारी एक इमारत है इक़्तिदार की, उसके 2 पिलर है, एक पीटीआई है, एक काफ लीग है। बरादरान को अच्छी तरह पता है कि ये इमारत किस टाइम कायम रहेगी और किस टाइम इसने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन चौहान। वेलकम बैक नाज़रीन। तारिक चौधरी और अनवार हाशमी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, आज आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि इमरान खान जो है वो सेलेक्टेड वजीर आजम हैं, अपनी काबीना को ही नहीं जानते। ये तो शौकत अजीज से भी गए गुजरे हैं। उसका जवाब तुर्की में तुर्की जो है वो फैयाजुल हसन चौहान ने भी दिया। उनके कमेंट भी आपने सुने होंगे जिसमें शेर व शायरी भी थी और गाने भी थे। क्या कहेंगे तारिक साहब? देखिए, वैसे जो जरदारी साहब ने बात की है उसका जवाब जरदारी साहब को खुद देना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें 2002 की काबीना को और फिर उसके बाद देखें आप 2018 की काबीना को, तो ये बात इस तरह से दुरुस्त है कि जो हैयत थी उस काबीना की, उस काबीना में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बागी ग्रुप था पेट्रियाट, उसको शामिल किया गया, मुस्लिम लीग काफ को शामिल किया गया और बहुत सी जमातों के लोगों को शामिल करके ताकि एमएमए के लोगों को भी शामिल किया गया था। उनके कुछ लोग जो थे वो छोड़ के शामिल हो गए थे, जिसमें अमीर मुकाम साहब भी शामिल थे और इत्तेफाक से सूबे में फैजुल हसन चौहान साहब भी शामिल थे।
तो वो सारे लोग इस तरह थे कि मुख्तलिफ जमातों के लोग थे, उनको इकट्ठा करके काबीना बनाई गई। तो इस वक्त में जो 2018 में काबीना बनी है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली थी कौमी असम्बली में, तो इस वक्त भी मुस्लिम लीग काफ शामिल है इसमें MKM शामिल है, इसमें जो सूबा जनूबी पंजाब महाज था उसको शामिल किया गया, फिर बाद में PTI में। इसके अलावा जो BAP है बलूचिस्तान की, तो बहुत सी जमातें ऐसी हैं। इसके अलावा GDA के जो लोग शामिल हैं, तो 6-7 जमातों को मिलाकर शामिल किया गया। तो मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब का इशारा उस तरफ होगा कि जो 2018 में हुकूमत बनी है इमरान खान साहब की, उसकी जो ड्राइविंग सीट है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे लोग शामिल हैं जो जिनका ताल्लुक जो है PTI से नहीं है या मुख्तलिफ जमातों से है। और ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि इस वक्त जो है आज के दिन अगर बात करें और गुज़श्ता 2 हफ्तों की बात करें, तो अगर MKM हो तो MKM की तरफ से भी मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है वो टर्बुलेंस सामने आती रहती है। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जो टर्बुलेंस है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है, और जिसकी तरफ इशारा भी किया उन्होंने कि चौधरी परवेज़ अली बड़े होशियार हैं, उनके एक सूबाई वज़ीर जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मरकज़ में अगरचे उनके वज़ीर वफाकी काबीना के इजलास में बैठते हैं, लेकिन बहरहाल शिकवे शिकायतें जारी रहती हैं। इस तरह उनकी जो थादी तो नहीं थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने उनको वोट दिया था। अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो भी अपनी तरफ से अक्सर खदशात और शिकवों का इजहार करते रहते हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उनके मामला हल न हुए तो फिर वो भी कोई और सोच जो है उनके जहन में पनप रही है। BAP की तरफ से भी कहा जाता है कि उनके मामला भी ऐसे हैं कि उनको मज़ीद वजारतें चाहिए। तो ये इस तरह की कशमकश चल रही है, जिसकी वजह से आसिफ जरदारी को जो है वो परफॉर्मेंस पर और जो डिलीवरी है उस पर बातें करने का मौका मिल रहा है। ठीक है हाशमी साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पार्लर और पार्लियामेंट के बाहर पॉलिटिकल लीडरशिप और सेकंड टियर जिस तरीके की जुबान इस्तेमाल की जा रही है एक दूसरे के खिलाफ, कहीं से भी नहीं लग रहा कि किसी पॉलिटिकल हार्मनी जो है उसकी मुस्तकबिल करीब में कोई उम्मीद है। और अब तो जरदारी साहब ये भी कहने लगे हैं कि अब नए इलेक्शन होंगे और जो मुतबादिल सेटअप होगा उसमें कम अज कम जो है सियासी इमरान खान को वो नहीं देख रहे हैं। क्या कहेंगे हाशमी साहब? देखें, आसिफ अली जरदारी को इंटरव्यू को अगर आप इस तनाजुर में देखें कि 5 माह 10 दिन बाद भी इमरान खान जब एक दिन पहले मियाँ वाली में एक निजी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब करते हैं जो कि तलबा गैर सियासी और गैर जानिबदार होते हैं, और उस कन्वोकेशन में गाउन पहन के वो उन तलबा को बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की करप्शन के कारनामे बता रहे हों, तो फिर आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो पॉलिटिकल हमांगी और पार्लियामेंट के अंदर अच्छी फ़िज़ा की तवक्को रखें और आसिफ अली जरदारी का ऐसा रिएक्शन सामने ना आए? आसिफ अली, पहली तो बात है कि अपोजिशन गुज़श्ता काफ़ी दिनों से एक तो ये चीज़ इस्टेब्लिश कर रही है कि ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। फिर आसिफ अली जरदारी के इंटरव्यू जो कि आज का आपका मौजू है उसका आप पूरा लुब्बे लुबाब देखें तो उन्होंने हर तरीके से इस्टेब्लिश किया है कि इमरान खान जो है मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए आए हैं। उन्होंने जिस वज़ीर की मिसाल दी है जो आप दे रहे हैं, मेरे ज़हन से नाम निकल गया है, शौकत अजीज़ की, तो वो कहना चाहते थे कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार थे, लेकिन वो इमरान से इसलिए बेहतर थे कि वो थोड़ी इकनॉमिक बेहतर जानते थे। अदरवाइज़ उन्होंने पूरी तरह इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया है। जिन वज़रा के और पार्टी के लोगों के नाम उन्हें नहीं आते, वो यही साबित करना चाहते थे कि आखिरी दिनों में इमरान खान को ये सारे लोग उनके हवाले कर दिए गए कि ये लो जीतो और हुकूमत बनाओ, इसलिए आज तक इमरान खान उनका नाम ही नहीं जानते। तो बेसिकली तो, और दूसरी बात जो चौधरी परवेज़ इलाही वाली बात की है वहाँ हम इससे पहले भी कर चुके हैं कि यकीनन वो एक ऐसे धारे पे खड़े हैं चौधरी बरदरान जो बहुत थोड़े अरसे में अपनी पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात इस हद तक बयान कर चुके हैं कि फवाद चौधरी सख्त रिएक्शन दे के काफ लीग के अंदर फारवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें कर रहे थे। तो इनका जो इशारा था आज बहुत ही एक ज़ीरक सियासतदान के तौर पर, वो ये एक स्माइल के साथ इशारा दिया है कि आज से भी 6 माह और हम देंगे हुकूमत को, उसके बाद वफाक में भी हम पार्लियामेंट के अंदर भी तब्दीली लाने की पोजीशन है और पंजाब में भी, और उसमें चौधरी बिरादरान एक किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अभी जल्दी हमें नहीं है, 6 माह का वक्त और देंगे। यकीनन वो पॉलिटिकल प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं और उसके तनाजुर में यकीनन जो फयाज चौहान कह रहे हैं उनके अपना एक सियासी नुक्ता नज़र ठीक होगा कि चूँकि केसेस की भरमार है तो आसिफ
आसिफ अली जरदारी इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं और उनसे ऐसी तवक्को की जानी चाहिए थी। लेकिन जिस वजीर आला पंजाब को इमरान खान पंजाब की तारीख का सबसे ज़हीन और काबिल वजीर आला करार दे रहे हैं मुसलसल, और ऐसी ऐसी जगह पे दे रहे हैं जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती, तो ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि उस्मान बुज़दार ने वो कौन सा सॉफ्टवेयर इजाद कर लिया है कि वो 5 उस्मान बुज़दार पे भी आते हैं, लेकिन तारिक साहब आसिफ जरदारी जो है वो इमरान खान को तो 6 महीने देने हैं, लेकिन बड़ा एक वाज़ेह और फर्म स्टैंड उनका इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ है, और ये भी कहना है उनका कि मैं ही नहीं, नवाज शरीफ जो है वो भी मिलिट्री कोर्ट्स के हक में नहीं है। तो जाहिर है कि इस वक्त जो लग रहा है कि उनके लिए प्रॉब्लम हो गया, उनका मसला जो है वो इमरान खान से नहीं है, उनका मसला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। देखिए, आपने दो बातें की हैं। एक तो आपने बात की है मिलिट्री कोर्ट्स की, तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठकर और कौमी असम्बली की कार्रवाइयों को फॉलो करके, उसको कवर करके, मुझे तो अभी तक कोई ऐसी संजीदा कोशिश, कोई सीरियस कोशिश या विजिबल कोशिश नज़र नहीं आई हुकूमत की तरफ से भी कि वो कोई वाकई मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बातचीत कर रही है। अभी तक हमने सुना था कि कमेटी बनी है और वो कमेटी जो है बातचीत करेगी, उसमें गालिबन परवेज खटक साहब थे और कुछ और लोग थे। तो मुझे तो अभी तक कोई ऐसी ऑन रिकॉर्ड मीटिंग नज़र नहीं आई कि जो हुकूमती वफद है वो मिला हो जाके मुस्लिम लीग नून से या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ या दीगर जमातों के साथ। तो मुझे तो लगता है कि या तो ये है कि हुकूमत जो है इस मामले को, जो पीटीआई की हुकूमत है, इस मामले को फिलहाल वो अपनी टॉप प्रायोरिटी नहीं समझती। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो चलो अपोजिशन में है, वरना तो अब तक कोई ना कोई कोशिश की होती, एंगेज किया होता, बातचीत की होती, कोई इसका बिल आ जाता। बिल की हालत तो ये है कि जो बहुत बड़ा एक मिनी बजट, ज़मीनी बजट पेश किया है हुकूमत ने, और जिस पर बड़ा बजा तौर पर वो क्रेडिट लेते रहे कि हमने बड़ा इनकलाबी बजट पेश किया और लोगों की तवक्कुआत के खिलाफ है और अपोजिशन जो है वो शुशदर रह गई है। उसके बारे में भी पहली दफा पार्लियामानी तारीख में मैंने देखा है कि बिल पेश हो गया, उसका ट्रांजिशन हो गया, वो सेनेट में भी जाके वहां से भी सिफारिशें आनी है, और उस बजट पर लीडर ऑफ द अपोजिशन की जानिब से उस बहस का आगाज कराए बगैर बात तो सुनिए ना, आप बात सुनिए, कमेटी की बात कर लेते हैं, हम बात तो सुन लेना। नहीं, वो उनकी कॉल डिस्कनेक्ट। बात ये है, अच्छा बात ये है कि पहली दफा तारीख में मैंने देखा है गुज़श्ता 25-30 साल में कि बजट, ज़मीनी बजट पेश हो गया और अगले दिन बजट पर बहस का आगाज कराए बगैर ही इजलास जो है प्रोरोग हो गया। उसका मंजूर कराना तो बहुत बड़ी बात है। तो फौजी अदालतों की बात हो या फिर बजट की बात हो, हुकूमत तो खुद संजीदा नहीं है अपने बिलों को पेश करने के बारे में और बिलों का प्रोसेस जो है उसको शुरू कराने के बारे में। ठीक, संजीदगी की जहां पे बात करते हैं, अनवार साहब आपने अभी चौहान साहब को भी सुना होगा, तो चौहान साहब जो है वो बात कर रहे हैं, गीतों की बात कर रहे हैं, लतीफों की, एक आप समझते हैं कि ये एक सीरियस एटीट्यूड है क्या? इस तरह से हुकूमतें होती हैं? देखिए, ये तो फयाजुल हसन चौहान और फवाद चौधरी तो आपको पता है कि कितना डिस्कस हो चुके हैं, कितनी माजरत कर चुके हैं अपने एटीट्यूड की वजह से, मीडिया के सामने कर चुके हैं, अपनी पार्टी के अंदर कर चुके हैं, जिसके बाद उनको तब्दील करने की बातें हुई हैं और दूसरे जो उनके कोलीग हैं उनको रिकमेंड किया जा रहा है बार बार। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि एक दानिश्वर के तौर पे, एक अच्छे तर्जुमान के तौर पे दलील के साथ बात करने की बजाय वो जिस तरह की बात कर रहे थे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको किस तरीके से जो है वो कि अभी सिंध के कई पीटीआई के रहनुमा आपके प्रोग्राम में मैंने देखे हैं, वो कम अज़ कम अपनी मुखालिफ पार्टी को तनकीद का भी निशाना बनाते हैं लेकिन एक दलील भी देते हैं। अभी आपने तारिक साहब से जो बात की थी ना फौजी अदालतों वाली, और उनकी बात 100% दुरुस्त है कि हुकूमत की भी कोई मुझे संजीदगी नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि जब हुकूमत का मेन एजेंडा जो था तहरीक इंसाफ, जिस बुनियाद पर नाम रखा गया था, तो उनका पहला दावा था कि हम अदालतों को इतना मजबूत बनाएंगे कि ये सारी चीज़ें जो है इस तरह की फौजी अदालतें और इनकी ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। ये इसलिए बनानी पड़ती हैं कि हमारी अदालती निज़ाम और इदारों के निज़ाम कमज़ोर था। तो आसिफ अली जरदारी ने तो बड़ी बारीक बात की है कि लोगों को ये बताया जाता है कि शायद फौजी अदालतें सिर्फ लटकाने के लिए थी, बल्कि जो बिल पास किया गया था उसके 20 नुकात थे, जिसमें से 19 नुकात उस नेशनल एक्शन प्लान के थे जिसके अंदर लोगों के बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ देना था और ये सारी 2 साल के अंदर सारी चीज़ें पूरी करनी थी, निचली अदालतों को, बड़ी अदालतों को मजबूत बनाना था। तो वो तो एक बड़ा संजीदा इशारा दे रहे थे
कि वो सारे कहाँ गए, उनको एड्रेस क्यों नहीं किया गया कि फिर 2 साल बाद हमें दोबारा उसी डगर पे आना चाहिए। तो इसका मतलब है हुकूमत भी उन इदारों को, उन अदालतों को क्या वो मजबूत नहीं कर पा रही, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही कि ये नौबत आ रही है। तो उनका मैसेज बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ कि PTI भी इसी वजह से अभी तक थोड़ा सा इसको नजरअंदाज कर रही है। ठीक है, तो ये तो है इस चीज का मामला। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला पंजाब, उनकी गुड गवर्नेंस का उनका क्या हाल है, क्या उनकी परफॉर्मेंस है। इसके साथ साथ साना साहिवाल और उन सबसे बढ़ के एक हैवी वेट कमेटी जो इस वक्त बनी है, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, उसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है और उसमें और लोग भी शामिल होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। अनवार हाशमी साहब, इस वक्त जानना चाहेंगे सानिया साहिवाल पे लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। यहां बात की जा रही है हुकूमत जो है रियासत मदीना की दावेदार है, 9 दिन गुजर चुके हैं, अब तक कुछ नहीं हुआ और वजीर आजम जो है वो वजीर आला पंजाब की तारीफ दर तारीफ में लगे हुए हैं। क्या लेटेस्ट अपडेट है अब तक? देखिए, सानिया साहिवाल पे ऑन रिकॉर्ड जितने भी इदारे हैं, तफ्तीशी इदारे हैं, GIT है, होम डिपार्टमेंट है, उन्होंने सहाफ़ियों को इन कैमरा और पंजाब असम्बली में इन कैमरा जो ब्रीफिंग है उसके अंदर 98% तस्लीम कर दिया है कि ये ऑपरेशन गलत हुआ है और जिसमें बेगुनाह मारे गए हैं। अब सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत लाज रखने के लिए वो पूरी मेहनत कर रहे हैं और बहुत कुछ उलटना पड़ रहा है कि ज़ीशान को एक मुस्तनद दहशतगर्द साबित कर दिया जाए ताकि ये जवाज़ रह सके कि उसकी खातिर ऑपरेशन के लिए मूव हुए थे, जिसकी वजह से मासूम जो है एक बच्ची, एक माँ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सर, वो पढ़े, वो देखें, बड़ी दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जी बिल्कुल, वो रिपोर्ट भी आपने देख ली है कि किस तरह टारगेट करके सरों में गोलियां मारी गई, 13 साला बच्ची को कैसे मारा गया। लेकिन असल नुक्ता जो है वो उस पर बहुत लंबी बहस होएगी। मैंने आपको सिर्फ इतना ही मैसेज दे दिया है कि इन कैमरा ब्रीफिंग में ये इतराफ़ कर लिया गया है कि मजमूई तौर पे ऑपरेशन गलत था और उसको उन्होंने कत्ल करार दिया। CTD ने उन 3 मासूमों को कत्ल किया और उनकी कत्ल की सज़ा मिलनी चाहिए। अब ज़ीशान को हम बहुत ज़्यादा डिफेंड नहीं करते, लेकिन उसमें जो इन कैमरा ब्रीफिंग में जो है एक मामूली सा लिंक जिससे फैसलाबाद के दहशतगर्दों में वो किसी रोज़ वो मिला था, उसके बाद इतराफ़ किया गया है कि उसकी हिस्ट्री में कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है कि उसने खुद किसी दहशतगर्दी के वाक़े में हिस्सा लिया हो। बात यही है ना कि वज़ीर आला पंजाब फिर ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिसके पीछे इतनी तारीफ, वो भी प्राइम मिनिस्टर इतनी तारीफ उनकी कर रहे हैं, ऐसा क्या? आप तो लाहौर में बैठे हैं, आप तो पंजाब में बैठे हैं, आप बताइए ना ऐसा क्या हो रहा है वहां पे? देखे, इस पे कोई दानिशवराना तबसरा तो बहुत मुश्किल है। इमरान खान जिस तरह बहुत से मामलात में एक जिद पे अड़ जाते हैं, इसके अलावा और कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर कोई सीक्रेट नहीं है कि वो उस्मान बुज़दार को उस अचंभे के दौर में बनाने पे मजबूर हो गए थे जब शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और अलीम खान की लाबियाँ जो हैं वो लड़ रही थी। तो वो एक ऐसा वज़ीर आला लेके आए थे और अब वो उस जवाज़ बनाने के लिए कि उस्मान बुज़दार, ताकि मुझे सुबकी का सामना ना करना पड़े, कोई गवर्नेंस नाम की चीज़ उनको आती नहीं है, वरना आज तक मुझे बता दें कि वो वाहिद वज़ीर आला है जो किसी मीडिया पर्सन को इंटरव्यू देने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि उनको गुफ्तगू करनी नहीं आती। उनको अपने 37 अजला और उसकी कितनी तहसीलें हैं और कितने डिवीजन हैं उनके आदाद शुमार तक उनको पता नहीं है। उनको ये नहीं पता कि पंजाब में एग्रीकल्चर एरिया कितना है और कितनी शुगर मिले हैं। तो वो मैं अब उस तरफ नहीं जाना चाहता। तो वो उन्होंने उस लाबी से बचने के लिए एक वज़ीर आला बना दिया है और जिसको अब इमरान खान की ज़बान में अच्छा नहीं लगता कि वो जिस शहर में भी जाते हैं वो पहली तारीफ उसी की करते हैं। और मैं इशारा दे चुका हूँ कि अभी तक कोई उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर ईजाद नहीं किया कि दुनिया को बताना पड़े कि ये मेरा बहुत ही आइडियल वज़ीर आला है। तो ये तारिक चौधरी साहब, ये तो फिर बड़े वाकई एक आइडियल और तारीखी वज़ीर आला इस वक्त नजर आ रहे हैं कि जिनके पास करने को कुछ नहीं है, जिनकी परफॉर्मेंस इस वक्त कुछ सामने नहीं आई, उनकी इतनी तारीफ। ये जो अभी सुबकी वाली बात हुई, जो अनवार ने जिसकी तरफ इशारा किया, तो ये बाहर की जानिब दाखिली और खारजी दोनों तरफ से, यानी विद इन द पार्टी जो है वहां पे भी ये चीजें डिस्कस होती होंगी। देखिए, ये बातें जो हैं ऑफ द रिकॉर्ड हैं, लेकिन तस्दीक शुदा हैं कि उनकी जमात के अंदर जो पंजाब की पार्लिमानी पार्टी है वहाँ भी ये बहस व मुबासा जारी रहता है और चीफ मिनिस्टर पंजाब जो उस्मान बुज़दार साहब है उनकी परफॉर्मेंस जो है ज़ेर बहस रहती है। और अब ये बहस जो है वो खासी शिद्दत अख्तियार कर गई है। मरकज़ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो या तो बुज़दार साहब के हामी हैं
या फिर बुज़दार साहब के हामी नहीं हैं और वो भी उनकी परफॉर्मेंस की बात करते रहे। देखें, अब 12 करोड़ अवाम का सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, और इस सूबे के चीफ मिनिस्टर के बारे में अगर बातचीत हो रही हो कि उन्होंने 5.5 माह में या 6 माह में अभी तक कुछ नहीं किया, उन्होंने अगर पूरे सूबे में कुछ नहीं किया तो लाहौर तक में कुछ नहीं किया जहां वो कैपिटल में बैठे हुए हैं। तो अब उनकी जमात के अंदर ये जो बातें हैं वो मंजर आम पे आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोग जो हैं वो बहुत शिद्दत से कहते हैं कि अब पार्टी को कुछ सोचना चाहिए, पार्टी को कोई फैसला करना चाहिए। शायद इसी प्रेशर की वजह से इमरान खान साहब जो हैं जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी तकरीर करते हैं, तो वो किसी न किसी बहाने, किसी न किसी तरीके से उस्मान बुज़दार का जिक्र करते हैं और फिर उनको डिफेंड करते हैं और फिर साथ साथ इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि वो बहुत अच्छे वज़ीर आला साबित होंगे। देखिए, अभी तक उन्होंने पंजाब जो है ज़राती सूबा है, ज़रात के हवाले से कोई विजन नहीं दिया। अभी तक उन्होंने जो ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट से उनके हवाले से कोई मनसूबाबंदी नहीं की। अभी अनवार साहब जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि पंजाब में जो हस्पतालों की सूरत हाल है वो क्या कहाँ तक जा रही है, क्या वहाँ आउटडोर में दवाइयाँ मिल रही हैं या नहीं मिल रही, जो गुज़श्ता हुकूमत के प्रोजेक्ट से क्या वो कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तालीम के हवाले से क्या सूरत हाल है। आज लाहौर के तकरीबन तमाम टीवी, लाहौर के ब्यूरो से तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स पे एक खबर चल रही थी कि जो रिपोर्टें मरतब की गई हैं पंजाब हुकूमत की काबीना के वज़रा के बारे में, तो ये कहा जाता है, अनवार उसकी तस्दीक करेंगे, कि तकरीबन 20 ऐसे वज़रा हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस जो है नाकस है या जो है अप टू द मार्क नहीं है। तो अगर आधी से ज्यादा काबीना की परफॉर्मेंस जो है वो नाकस ना हो, अगरचे ऑफ द रिकॉर्ड है, खबरों के हवाले से है, राय के हवाले से है, लेकिन ज़ाहिर सारे लोग जो है सीनियर लोग खबर दे रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। हाशमी साहब, एक बड़ा सख्त, बड़ा जालिम जो है कंपैरिजन है इस वक्त उस्मान बुज़दार का शहबाज शरीफ की गवर्नेंस से। ये तो बड़ा जुल्म है उनके ऊपर। देखिए, हमें इस गवर्नमेंट की 6 महीने तक हौसला अफजाई करने के लिए भी कहा गया। हम पे इनके हक में छापने के लिए कोई या नशर करने के लिए कोई रुकावट भी नहीं है, लेकिन हम ढूंढ ढूंढ के थक गए हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के हक में कोई चीज़ें कंपेयर करके वाह किया करते थे। आजकल हम वो वीडियोस नहीं दिखा सकते कि लाहौर की शराहों पे गंदगी कैसे पड़ी हुई है, पुलिस किस तरह सुस्तरवी का शिकार हो चुकी है, जो कि शहबाज शरीफ से डरा करती थी। ये एक लंबी बात हो जाएगी जिससे ऐसे लगेगा कि हम कोई पिछली गवर्नमेंट की जो है तारीफ पे जा रहे हैं, इसको किसी और वक्त के लिए छोड़। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस होता है अपने प्यारे वजीर आजम पे, जब वो बताते हैं एक लाइव खिताब में कि मेरा ये वजीर आला हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं करता, मेरा ये वजीर आला जहाज इस्तेमाल नहीं करता, तो लोग शशदर रह जाते हैं। जब वो कहते हैं कि मेरा वजीर आला प्रोटोकॉल और वो स्क्वाड यूज नहीं करता, तो सारी दुनिया हैरान हो जाती है। इसी तरह जब वो कहते हैं कि मेरे वजीर आला के दरवाजे 24 घंटे पब्लिक के लिए खुले हैं, तो पब्लिक तो क्या, मैं कोई 10 चक्कर लगा गया हूँ कि चलो वजीर आला के कोई कमेंट्स ही ले लें, तो कोई गेट ऐसा नहीं है जो खुला हुआ नजर आए। ठीक है, जुम्मा को अपने तौसा के एक वफद से जरूर मुलाकात करते हैं हमारे दीन से। अच्छा। उसके अलावा पंजाब का कोई बंदा उन्हें रूटीन में नहीं मिल सकता। और ये वजीर आजम दावा करते हैं, मैं समझता हूँ वजीर आजम के दावे की लाज रख लें और ये चीजें नजर आ जाएं ताकि हम भी बयान कर सकें। तो ये हैरत होती है कि इमरान खान तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचती होंगी, उनके दोस्त उनको क्या इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि वो एक शरीफ इंसान है, वजीर आजम बड़ी क्रेडिबल वजीर आजम है, कि वो इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन जो है वो लाइव खिताबात में देते हैं। तो बहरहाल अभी दिखाने को कुछ नहीं है। ठीक ठीक। तारिक साहब, एक कमेटी भी बनी है, बड़ी हैवी वेट कमेटी, और ये इखलाकियात के हवाले से, और इसमें जो है खुद खान साहब हैं, इसमें शहबाज शरीफ हैं, इसमें जरदारी साहब हैं। ये कमेटी जो है मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में, सियासी तारीख में इतनी हैवी वेट कमेटी नहीं बनी होगी। क्या तवक्कात की जाए इस कमेटी से? देखिए, इतने हैवी वेट्स हैं और बल्कि ऑलमोस्ट सारे अपनी अपनी जमातों के पार्लियामानी हेड्स हैं, तो उनकी मौजूदगी में तो जो कंडक्ट है कौमी असम्बली का बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन मुझे जो है वो, और हमेशा इंसान को खुश उम्मीद रहना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अब ये जो आखिरी इजलास हुआ था जिस दिन ज़िमनी बजट पेश हुआ, तो हमेशा रवायत ये होती है कि जब हेड्स ऑफ पार्टी आते हैं तो आते ही चूँकि सारे फ्रंट की लाइनों में बैठे होते हैं तो एक दूसरे से मुसाफा करते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए तो एक तो वो पिछली रॉ से जहाँ लोग बैठे उनके अंदर से गुजर के आए और आके दोनों ने, शहबाज शरीफ साहब ने और इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाया। अब इस कमेटी में दोनों मौजूद हैं, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, और लीडर ऑफ द हाउस इमरान खान साहब मौजूद हैं। तो मुझे नहीं लगता, मेरी ख्वाहिश है और मैं यकीनन उस दिन आपको रिपोर्ट करूंगा,
और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर ये सारे लोग एक इजलास में बैठें और एक इजलास में बैठ कर जो कायदो ज़ाबत है इजलास के, इजलास का ज़ाब्ता कार है, इजलास का माहौल है, इजलास की अखलाकियात है, इजलास की मॉरलिटी है, उसकी जो लैंग्वेज है, अगर वो तय कर लें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख का बड़ा वाक़या होगा और पाकिस्तान की पार्लियामेंट बड़ी वाइब्रेंट पार्लियामेंट होगी। लेकिन अगर ये कमेटी बनी है और इस कमेटी के लोग आपस में न बैठे, शेख रशीद साहब, शहबाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना असाद महमूद साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और गालिबन एक आध और, अगर ये सब लोग बैठ गए तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन अगर ना बैठे तो फिर मुझे लगता है कि ये कमेटी का क़याम जो है वो एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी। फिर जी अनवार साहब, ये बताइए कि असद कैसर साहब ने, स्पीकर साहब ने ये ऐसी कमेटी बनाई क्यों जिसके ऊपर इतने ज्यादा सवाल, इतनी ज्यादा तवक्कात वाबस्ता की जा रही हैं? असद कैसर साहब ने बहुत ही पॉजिटिव स्टेप लिया है, बहुत बड़ा स्टेप लिया है, एक मैसेज दिया है। लेकिन जो तारिक साहब बात कर रहे हैं, मैं तकरीबन यकीन से कह सकता हूं कि आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, तमाम लोग बैठ जाएंगे। इमरान खान के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि वो इस कमेटी में आते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अनवार हाशमी, तारिक चौधरी हमारे साथ रहे, उससे पहले फयाजुल हसन चौहान भी इस प्रोग्राम का हिस्सा थे। नाज़रीन, अब ये तमाम सूरत हाल, कल क्या पाकिस्तान की तारीख किस तरीके से चलती है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो नॉइस है इस वक्त कहाँ ले जाती है, इन तमाम चीज़ों को आने वाले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। आज से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।